डियर यूट्यूब व्यूअर्स, मुसाफिर पब्लिकेशन पर आपका स्वागत है। कहानियों के सिलसिले की ये तीसरी कड़ी है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। इस अवसर पर यह कहानी पेश है। इसका शीर्षक टाइटल है महात्मा गांधी जिनाह लॉर्ड माउंटबेटन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये कहानी फ्रीडम एट मिडनाइट से ली गई है। आधी रात की आजादी। इसे लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लॉपेर ने लिखा है। विकास पब्लिकेशन ने इंग्लिश में पब्लिश किया है। उर्दू में इसका अनुवाद सईद सहरवर्दी का है। ये कहानी मुसाफिर की ज़बानी सुनिए। कहते हैं कि प्रोफेसर वहीद अख्तर का है अंदाज़े बयां और। थैंक यू तक पूरा देखिए। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। महात्मा गांधी जिनाह और लॉर्ड माउंटबेटन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है, जिसके 3 बड़े किरदार थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरी जंगे अजीम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड की हालत खराब हो गई थी। वो विजेता था, विनर था, लेकिन जंग ने इंडस्ट्रीज और सरकारी खजाने को खाली कर दिया था। अगर अमेरिका और कनाडा के डॉलर का सहारा न मिलता तो न जाने इंग्लिश करेंसी पाउंड का क्या हाल होता। चर्चिल का चल चलाव था और इटली और उनकी लेबर पार्टी का राज आने वाला था। राजपाट के हाथ आते ही इटली गवर्नमेंट ने ब्रिटेन के साम्राज्य इंपेरियलिज्म को खत्म करने का ऐलान किया। मतलब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ना और उसे आजाद करना चाहते थे। लॉय फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन की उम्र 46 साल की थी। वो इंग्लैंड में काफी पॉपुलर थे और 6 फीट से निकलता कद था, हाइट थी। वो एक हैंडसम इंसान थे। इटली चाहते थे कि माउंटबेटन को हिंदुस्तान का वाइसराय बनाकर भेज दिया जाए, मगर माउंटबेटन वाइसराय बनना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऐसी शर्तें रखी कि उनको यकीन था कि ये मानी ही नहीं जाएगी और जान छूट जाएगी। मगर इटली ने उनकी सारी शर्तें मान ली। मीटिंग में भी वो कोशिश करते रहे, लेकिन जब वो मीटिंग से निकले तो उनके कंधे झुके हुए थे और हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय बनने की जिम्मेदारी उन पर लाद दी गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी नए किस्म के इनकलाबी थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसी नई और मुश्किल राह निकाली थी जिसकी दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती थी, यानी सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी नाटे छोटे कद के थे। वजन सिर्फ 114 पाउंड यानी 52-54 किलो। हाथ पांव एवरेज से ज्यादा लंबे थे
सर काफी बड़ा था, इसके दोनों तरफ बड़े बड़े कान थे, मुंह में नकली दांत थे जिन्हें वो सिर्फ खाना खाते वक्त इस्तेमाल करते थे। लोहे के फ्रेम का एक बड़ा चश्मा था। गांधी जी के चेहरे पर सादगी, ईमानदारी और शराफत की चमक हमेशा रहती थी। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों से साफ साफ कह दिया कि जो मेरे साथ हैं उन्हें नंगे फर्श पर सोना और खादी के मोटे खुरदुरे कपड़े पहनने होंगे। वो सादा बेमजा खाना खाएंगे और सूरज निकलने से पहले उठेंगे, साफ सफाई खुद करेंगे। माउंटबेटन शाही महल में बकिंगम पैलेस में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज 6 के साथ बैठे थे और चाहते थे कि वाइसराय बनाकर उन्हें न भेजा जाए, लेकिन वहां भी वो नाकाम हुए और उन्हें हिंदुस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल बना ही दिया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने फैसला किया कि जो लोग हुकूमत संभाल सकते हैं उन्हें हिंदुस्तान सौंप दिया जाएगा। इस तरह हिंदुस्तान, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आजाद हो जाएगा और अंग्रेजों की जिंदगी का एक दौर खत्म हो जाएगा। चर्चिल ने साम्राज्य की तरफदारी की। वो हिंदुस्तान को आजादी देने के खिलाफ थे, लेकिन पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान को आजाद करने की तजवीज भारी अक्सरियत वोटिंग के साथ मंजूर कर ली। नई दिल्ली में माउंटबेटन की सवारी वाइसराय की आलीशान रिहाइशगाह रेसिडेंस की तरफ बढ़ी, जो अब राष्ट्रपति भवन कहलाता है। लॉर्ड वेवल वहां मौजूद थे, यानी उस वक्त दिल्ली में 2 वाइसराय थे और ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि ये रिवायत प्रथा थी कि एक वाइसराय जब लंदन पहुंच जाता तब दूसरा वाइसराय हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखता था। लॉर्ड वेवल ने लकड़ी के बॉक्स से हीरो जड़ा मेडल निकाला। उसका नाम था ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ये वाइसराय के ओहदे, पदवी, डेजिग्नेशन का निशान था। वाइसराय माउंटबेटन ने हल्फ उठाया तो ये मेडल उनके गले में जगमग जगमग कर रहा था। वेवल ने एक फाइल भी दी जिस पर लिखा था ऑपरेशन मैड हाउस, यानी पागल खाने की मुहिम। वेवल ने कहा, वाकई आज के हिंदुस्तान और पागल खाने के प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं है। काश मैं बता सकता कि पागल खाने में अकल फैलाने की क्या तदबीर है। हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए थे। नवाखाली में बड़ा फसाद हो गया था। माउंटबेटन को अंदाजा हो गया जिन 2 इम्पोर्टेंट अहम पार्टियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर उन्हें हिंदुस्तान के गिरते हुए ढांचे को खड़ा करना है, वो एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ हैं। उनको आमने सामने बिठाकर कोई बात ही नहीं हो सकती है। माउंटबेटन चाहते थे कि हिंदुस्तान एक रहे, बंटवारा ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ी थी कि हिंदुस्तान में 2 कौम रहती है, हिंदू और मुसलमान। इसलिए उनको 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में झगड़ा बहुत बढ़ गया और वो दोनों एक नहीं होना चाहते थे। माउंटबेटन को वो काम करना था जिसे करने में पिछले वाइसराय नाकाम रहे थे। चर्चिल ने गांधी जी को आधा नंगा फकीर कहा था, लेकिन वही फकीर वाइसराय के साथ बराबर बैठा हुआ आजादी की शर्तें तय कर रहा था। फकीर और वाइसराय की जोड़ी अजीब लग रही थी। एक बूढ़ा कमजोर बदन का आदमी जो खादी की धोती और शाल के सिवा तीसरे कपड़े को अनावश्यक, अननेसेसरी समझता था।
दूसरी तरफ वाइसराय नेवी की वाइट चमकती वर्दी, कसरती बदन का हैंडसम आदमी। गांधी जी जब माउंटबेटन से मिले तो लेडी माउंटबेटन भी साथ थी। गांधी जी ने कहा कि साउथ अफ्रीका में जब मैंने नई जिंदगी शुरू की थी तो मैं कोशिश करता था कि दुनिया का कम से कम सामान मेरे साथ हो। मेरे पास है क्या? गीता है, चंद किताबें हैं, टीन के टूटे फूटे एक दो बर्तन हैं, एक पुरानी घड़ी है जिसे हमेशा कमर से बांधे रहता हूं। गांधी जी से मिलने के बाद माउंटबेटन जिन्ना से मिले। जिन्ना छोटी छोटी बातों का हिसाब रखते थे और रिजर्व टाइप के थे, घुलते मिलते नहीं थे। माउंटबेटन ने बंटवारे का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। राजे रजवाड़े नवाबों का राज जाने वाला था। वीपी मेनन ने मुल्क के बंटवारे में कुछ तरमीम बदलाव किया और अमेंडमेंट के साथ एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिसे लेकर माउंटबेटन इटली सरकार की मंजूरी लेने के लिए लंदन चले गए। मुल्क की तकसीम की तजवीज पर गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा, मुल्क में चाहे आग लग जाए मगर हम पाकिस्तान के नाम पर 1 इंच जमीन नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बंटवारा मंजूर कर लिया। बरसों से जिन्ना ने जो ख्वाब देखे थे उनके पूरा होने में सिर्फ इतनी देर थी कि वो हाँ कह दें। सब कुछ उनके फेवर में था, सब कुछ, लेकिन वो हाँ नहीं कर रहे थे। जिन्ना चेन स्मोकर थे और मीटिंग में क्रेयन एक एक कश पर कश लगाकर माउंटबेटन से कह रहे थे कि जब तक मुस्लिम लीग की काउंसिल में इस पर विचार नहीं होता उस वक्त तक वो हाँ नहीं कह सकते। माउंटबेटन नाराज थे। पाकिस्तान का डिमांड खुद जिन्ना ने किया था और पाकिस्तान उन्हें मिल रहा था। कांग्रेस ने भी मान लिया था, सिखों ने भी ना चाहते हुए हाँ कह दी थी और अब खुद जिन्ना इसमें रुकावट डाल रहे थे। माउंटबेटन ने जिन्ना से कहा कि मैं जानता हूँ, आई नो, आपका दूसरा नाम मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग का दूसरा नाम है मिस्टर जिन्ना। जिन्ना बैरिस्टर थे, कहने लगे कि यह मामला कानून का है और मैं गैर कानूनी तरीके से हाँ कैसे कह सकता हूँ। आखिर में माउंटबेटन ने कहा, आप टाल मटोल से आपका ही नुकसान कर रहे हैं, सिर्फ हाँ नहीं कहने से। मैं चाहता हूँ जिस मकसद के लिए आपने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है उसे आप ना खो दें। मेरा इरादा है, मैंने सोचा है कि बंटवारे की तजवीज़ प्रस्तावना मैं आपकी तरफ से खुद मंजूर कर लूँगा। दूसरे दिन जलसे में जिन्ना ने वही किया जो माउंटबेटन ने चाहा और सर हिलाकर हाँ कर दी, मगर मुंह से हाँ नहीं कहा। 15 अगस्त आने में सिर्फ 73 दिन थे। बंटवारे के कागजात मुकम्मल हो रहे थे। बंटवारे को लेकर काफी दिलचस्प बहस होती थी। मिसाल के तौर पर मुसलमानों का एक ग्रुप कहता था कि ताजमहल को उखाड़कर पाकिस्तान ले जाएंगे क्योंकि इसे मुसलमान मुगल बादशाह ने बनाया है। इधर हिंदू साधु कहते थे कि दरियाए सिंध के किनारे में 2500 साल पहले मुकद्दस पवित्र वेद लिखे गए थे, इसलिए हम सिंध की दरिया को, ये नदी पाकिस्तान को हम नहीं देंगे। बंटवारे का काम इंग्लैंड के मशहूर वकील सर रेडक्लिफ को दिया गया था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद का काम जिन्ना और नेहरू की मर्जी से बाउंड्री कमीशन को सौंपा गया था। इस कमीशन के चेयरमैन रेडक्लिफ थे। पंजाब और बंगाल का मुकम्मल बंटवारा होने वाला था। बंटवारे के वक्त जिन्ना ने वो लिबास पहना, वो ड्रेस पहना जिसे वो कभी कभार पहना करते थे। वो सूट बूट में रहने वाले, सिगार पीने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले बैरिस्टर एलाइट क्लास के थे, लेकिन उन्होंने चूड़ीदार पायजामा पहना और शेरवानी पहनी और कराची के लिए फ्लाइट से रवाना हो गए। दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते वक्त उन्होंने दिल्ली पर आखिरी नज़र डाली। इसके बाद उन्होंने दिल्ली नहीं देखी। 10 औरंगजेब पर उनका मकान बंगला बिक गया।
और इसे मशहूर सेठ डालमिया ने खरीद लिया। और ये दिलचस्प बात है कि जिस बंगले में पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था, वहां डालमिया सेठ गाय काटने के विरुद्ध एक संस्था का ऑफिस खोलने वाले थे। पाकिस्तान में हजारों लाखों लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्होंने अपने एडीसी सैयद एहसान से कहा, जानते हो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जीते जी पाकिस्तान देख सकूंगा। वो तारीखी लम्हा आने वाला था। सिर्फ 36 घंटे बाकी थे। माउंटबेटन चाहते थे कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों में अंग्रेज़ों के लिए नफरत बाकी ना रहे। इसलिए ये फैसला किया गया कि पहले हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया जाए और जब लोग जश्न मना लें तब उन्हें बताया जाए कि पाकिस्तान कहाँ तक है और हिंदुस्तान कहाँ से शुरू होने वाला है। 15 अगस्त की घड़ी नज़दीक आ गई और बंगाल और पंजाब के हज़ारों गांव के रहने वाले लोग ये नहीं जानते थे कि वो हिंदुस्तान में होंगे या पाकिस्तान में। वो दिन भी आ गया। लोग बाग पार्लियामेंट हाउस में जमा होने लगे, जिसे तिरंगे झंडे से सजाया गया था। हिंदुस्तान की सदियों पुरानी रिवायत है कि सुबह के आने का खैर मकदम स्वागत शंख बजाकर किया जाता है। इसी शंख की आवाज से आधी रात के वक्त मुल्क की तारीख के एक नए दौर का ऐलान होने वाला था। एक आदमी खादी पहने हुए असेंबली के गलियारे में खड़ा था। गुलाब की पंखड़ियों के बीच उसने अपने दोनों हाथों में एक शंख थाम रखा था कि अचानक बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। हजारों की भीड़ थी। वो सब चुपचाप भीगते रहे। उन्हें अपने भीगने का कोई एहसास नहीं हो रहा था। असेंबली हॉल में एक बड़ी दीवार घड़ी लगी थी। उसकी सुई धीरे धीरे 12 की तरफ खिसक रही थी। आखिर गजर बजने लगा और उसकी आवाज खत्म भी नहीं हुई थी कि शंख की आवाज गलियारे में खड़े हुए आदमी ने बजा दिया शंख। और इस आवाज के साथ ही इंसानी तारीख के सबसे बड़े साम्राज्य इंग्लैंड का राज खत्म हो गया। आजादी के नए दौर का आगाज हो गया। बंटवारा हो गया। किसी के मकान का मेन गेट हिंदुस्तान में गया तो खिड़कियों का पिछला हिस्सा पाकिस्तान में। बेसहारा लोगों की टोलियां इधर से उधर होने लगी और तारीख की सबसे बड़ी हिजरत माइग्रेशन शुरू हो गया। और ये हिजरत करने वाले पाकिस्तान में आज भी मुहाजिर कहे जाते हैं। ये है ट्रेजिडी। ये थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी। महात्मा गांधी, जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। थैंक यू होने तक पूरा देखें। थैंक यू।